गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? हम फिर आ गए हैं आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ा सा हाथ बटाने और हमारा रिवीजन करने। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है और अब हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी, जिससे जनरली बच्चों को बहुत डर लगता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है बस, बट इसकी खास बात ये है कि एक बार आपने पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया। जो भी सवाल होंगे अगर आप रिवीजन ना भी करके गए तो अगर आपने एक पहली बार में अच्छे से पढ़ा है तो 70% प्रोबेबिलिटी है कि आप सही कर दोगे, अगर सवाल कंसेप्चुअल है। अगर सवाल थोड़ा रटने वाला है तो कह सकते हैं कि उसमें रिवीजन की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अभी हम शुरू से ही शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी उसको बोल सकते हैं, उसका पहला सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी। उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो ज्योग्राफी की भाषा में जियोमॉर्फोलॉजी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो है स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। क्या मेंशन है? स्टडी ऑफ लैंड। तो देखो भाई, लैंड फॉर्म्स क्या है? जो भी आपको भू आकृति दिख रही है कहां पे? धरती के ऊपर, ऑन द अर्थ सरफेस, वो क्या है? लैंड फॉर्म्स है। तो अच्छा, अभी एक चीज है, लैंड फॉर्म बनने की प्रक्रिया में दो चीजों का अहम रोल रहता है। मतलब देखो, पहले तो क्या होता है ना, ऐसा हम अगर ज्योग्राफी की माने तो ऐसा है कि पहले कोई भी चीज बनती है और फिर धीरे धीरे क्या होती है, वो खत्म होती जाती है। जैसे मैं एक लेट्स से एक एग्जांपल ले लूं माउंटेन का। सबसे पहले क्या होगा ना, माउंटेन बनेगा, वो हाईएस्ट हाइट अचीव करेगा। जैसे कि बात करूं मैं अरावली की, इसने किसी टाइम पे हाईएस्ट हाइट अचीव कर ली होगी, लेकिन वहीं मैं बात करूं हिमालय की, जो अभी भी क्या है, हाइट अपनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होगा ना, अब हाइट रुक जाएगी हिमालय की और अब उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे बाहर वाले फैक्टर्स। काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इरोजन होगा, वाटर इरोजन, जैसे नदियां हो गई, हवा हो गई, ये सब मतलब डेनुडेशन होगा, मतलब इरोजन होगा, कटाव होगा और फिर उनकी हाइट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, तो एक बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाना चाहूं तो दो कंसेप्ट है भाई। कोई भी लैंड फॉर्म डेवलपमेंट में दो फोर्सेस काम करते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक कौन से हैं? जो इंटीरियर ऑफ अर्थ से लग रहे होंगे। कहां से लग रहे होंगे? इंटीरियर ऑफ अर्थ। और एक्सोजेनेटिक कौन है? जो बाहर से लग रहे होंगे, आउटसाइड। इसमें बेसिकली अपना कौन सा आ गया? डेन्यूडेशन। ठीक है भाई। तो देखो भाई, मैं शॉर्ट में आपको कोई भी जनरल लैंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएम डेविस समझा देता हूं। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, ये दोनों ही फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं शुरुआत से ही, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा ना, देखो ग्राफ बता देता हूं आपको, शॉर्ट में ग्राफ बता देता हूं। स्टार्टिंग में ये माउंटेन बढ़ेगा 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 और ये क्या करेगा? हाईएस्ट हाइट अचीव कर लेगा। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे एंडो इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एक्सो। अभी एक्सो लग रहा है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से एंडोजेनेटिक किसमें? क्रिएटिव फोर्सेस होते हैं, ये बना रहे हैं किसी भी चीज को, बिल्डिंग फोर्सेस है। फिर एक लिमिट ऐसी आएगी, अभी एक्सो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बढ़ते जा रहा है, एक और एंडो कम होता जा रहा है। एक लिमिट आएगी जहां पे लेट्स से हिमालय ने हाईएस्ट अचीव कर लिया। अब यहाँ ये पॉइंट वो है जहां एंडो और एक्सो क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब नीचे क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्सो काम करना शुरू कर देगा और एंडो रुक जाएंगे। भाई बात ये है, एक टाइम के बाद किसी भी जगह पे एंडोजेनेटिक फोर्सेस काम करना बंद कर देते हैं। अब इस पे कंटिन्यूअसली कौन काम करेगा? एक्सोजेनेटिक। बहुत शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और एक टाइम के बाद तुम देखोगे
कि वो एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, पैडी प्लेन। डेविस ने जिसका नाम क्या दिया है, पैडी प्लेन, मतलब मैदान। तो ये प्रोसेस क्या ऑपरेट होती है किसी भी लैंडफॉर्म में, मोटे तौर से। तो ये हमने एंडो और एक्सो को समझ लिया। तो जो हमारा पहला ही टॉपिक है वही किसके लिए है, एंडो के लिए। सबसे पहले हमें क्या समझना है, एंडोजेनेटिक फोर्सेज को समझना है। और एंडोजेनेटिक फोर्सेज के लिए हमें कहाँ जाना होगा भाई, धरती के अंदर। तो वहां हम सबसे पहले हमें समझना है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि अर्थ के अंदर है क्या और क्या है, कैसे है। इनके लिए विभिन्न विभिन्न थ्योरीज भी आई हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थ का, इंटीरियर ऑफ अर्थ में है क्या, क्या क्या चीजें हैं, कैसे बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, एक पहली बात हमें समझनी होगी कि यहाँ जो साइंस का स्कोप है ना वो लिमिटेड है। ऐसा मत समझो कि साइंस इसमें बहुत ज्यादा वो किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी साइंस जिनका पता नहीं लगा पाया है। तो जितनी बातें हमें पता है, जितनी बातें अभी तक पता लग पाई हैं, उन्हीं बातों की हम बात करेंगे। बहुत सारे डाउट आपके रह सकते हैं, लेकिन हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे कि कोई भी पॉइंट अपना छूटना नहीं चाहिए जो अभी तक पता है। तो बहुत ही क्विकली हम जाएंगे, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो भाई देखो, अब इंटीरियर ऑफ अर्थ को सबसे पहले, इंटीरियर ऑफ का रोल क्या है भाई, रोल क्या है, सबसे पहले रोल समझ में आना चाहिए किसी भी स्टडी का। क्या रोल है भाई, एंडोजेनेटिक फोर्सेस को समझना है हमें भाई, तभी तो एक लैंडफॉर्म को समझ पाएंगे हम। एंडोजेनेटिक फोर्सेस का कब पता लगेगा, जब हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ का पता होगा। तो सबसे पहले भाई अर्थ के अंदर है क्या, हम कितना ही नीचे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो डायरेक्ट एविडेंस, भाई सीधा जाके पता लगा लो ना कि अंदर है क्या। और दूसरे क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंस। अच्छा, डायरेक्ट में अब मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्ट में माइनिंग, डायरेक्ट में भाई हम सीधी बात है कि धरती को खोदेंगे, नीचे जाएंगे और पता लगाएंगे कि नीचे क्या है। तो बेसिकली क्या क्या हो गया, माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, या वोल्केनो। क्योंकि वोल्केनो में एक्चुअली में क्या हो रहा है भाई, नीचे से लावा बाहर आ रहा है धरती के अंदर से, तो वो भी उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो डायरेक्ट में क्या क्या आ गया, माइनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, माइनिंग के अंदर आ गई, ड्रिलिंग हो गया। ड्रिलिंग का यहाँ पे क्या, माइनिंग तो हम खनिजों को निकालने के लिए करते हैं। ड्रिलिंग का यहाँ है कि स्पेशली उसकी स्टडी करने के लिए धरती खोदी जाए, उसको ड्रिलिंग का मतलब यूज करते हैं। बाकी बेसिकली चीजें एक ही है। तीसरा हमारे पास वोल्केनिक जो मटेरियल है उसकी स्टडी, जो वोल्केनिक मटेरियल है हमारी, उसकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं भाई। तो इसमें मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहूंगा कि अभी तक जो सबसे नीचे हम पहुंच पाए हैं वो हमारा बोर होल प्रोजेक्ट है। 15 किलोमीटर तक हम पहुंच पाए हैं और ये रसिया नॉर्वे में है। ये इसको स्टार लगा लो भाई, बोर होल प्रोजेक्ट। ये 15 किलोमीटर नीचे तक हमने खोद किया, ये रसिया नॉर्वे में है। नहीं यार 13,000 किलोमीटर, 12,376 किलोमीटर। चलो जो डेटा है वो रसिया में ज्यादा हो सकता है भाई 13.5 और 14, लेकिन हमने मोटा मोटा 15 ले लिया। ठीक है भाई, तुमसे पूछा जाएगा तो अराउंड करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो 12 से 15 में कोई भी आप काउंट कर लेना। ठीक है, इसका सेकलिंग, बाकी सेकलिंग 2 और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैं एक दो के नाम बता देता हूँ आपको। इसका नाम देख, सेकलिंग 2 या फिर कोयना सुपर डीप, जापान ट्रेंच। मतलब देखो, ट्रेंच हम आगे पढ़ेंगे कि समुद्र में है ना गहरी गहरी खाइयां होती हैं, तो उनके अंदर हम नेचुरली जाके चेक कर सकते हैं कि नीचे क्या है। तो और काफी प्रोजेक्ट है, मतलब वर्ल्ड वाइड काफी प्रोजेक्ट है। कौन सा, डेप्थ सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, डेप्थ सी ड्रिलिंग, अरे हाँ उसी की तो बात कर रहे हैं हम, डेप्थ सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की। तो वो ट्रेंच के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो डीप सी ड्रिलिंग होगी। कोला और मैं बता देता हूँ मिडिल ईस्ट, खास बात तुम्हें बता देता हूँ इसके बारे में कि साउथ अफ्रीका की जो गोल्ड और डायमंड माइंस है ना, वो भी काफी मतलब गहरी हैं, और वहां भी क्या है, माइनिंग डेटा कलेक्ट करके इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी किया जाता है। लेकिन ये तो है हमारा छोटी चीज अभी, जिससे हमें, क्योंकि देखो अर्थ कितनी, अर्थ की रेडियस क्या है भाई,
अर्थ की रेडियस क्या है? 6700 6000 अर्थ की रेडियस बेसिकली हम मानते हैं 6400 किलोमीटर। कितना मानते हैं? तो भाई 6400 कहाँ हम 15 तक पहुंचे हैं और अर्थ है एक तरफ से 6400। तो सोचो हम तो यहाँ पहुंचे, इतना क्या है ये हम डायरेक्टली कभी नहीं पता लगा पाएंगे क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, मतलब इतना अंदर तक ड्रिलिंग करना वायबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमें साइंस की मदद लेनी पड़ेगी और साइंस के कुछ इंडिकेटर्स या मतलब वेव्स वगैरह कुछ भी हम भेज के ऐसे पता लगाएंगे। तो उन सब से ही हमने पता लगाया है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो पहले मैं बता रहा हूं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, फिर हम समझेंगे कि कैसे हमें पता लगा। ठीक है भाई, तो देखो जो इनडायरेक्ट एविडेंस में है ना, उसमें सबसे बड़ा एविडेंस है हमारे पास शरीर में वोल्केनो को क्यों स्टिक कर रहे हो? अर्थक्वेक वेव्स। वोल्केनो देखो भाई, इसमें जो वोल्केनिक मटेरियल, क्योंकि वोल्केनिक मटेरियल कहां से आ रहा है भाई? अंदर से आ रहा है। उसका एनालिसिस करके हमें एक आइडिया लगता है कि धरती के अंदर क्या है। ठीक है ना, तो वो हम देखो जो वोल्केनो, यानी एक वोल्केनो हमारा अलग ही टॉपिक रहेगा किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में। और सेम एज इनडायरेक्ट एविडेंस में सबसे बड़ा एविडेंस कौन सा रहेगा? अर्थक्वेक वेव्स, क्योंकि अर्थक्वेक वेव्स जो अंदर से आते हैं हमें पता है। नहीं यार, डेंसिटी, एक तो डेंसिटी बताओ सर और एक को किसका? अरे तो बताएंगे ना, अभी रुक तो जा, ठीक सर। अच्छा हाँ, तो हमें अर्थक्वेक वेव्स को समझेंगे कि भाई अर्थक्वेक वेव्स अंदर से आती हैं, तो उनका हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से वो आती हैं। ठीक है ना, हमारे डिवाइसेज से तो हमें पता लगेगा कि उनमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ या कहीं से वो पार नहीं हो पाई, तो उनसे हम आइडिया लगा पाएंगे। कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम क्या कर पाएंगे? एक एस्टिमेट कर पाएंगे कि हाँ उस उतनी डिस्टेंस पे में भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे मस्ट नहीं रहेगा। ठीक है भाई, तो जो भी साइंटिफिक डेटा और एविडेंसेस हमें मिले हैं उन सब का एनालिसिस करके जो फाइनल हमारे पास बिग पिक्चर आई है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, वो मैं बताना चाहूंगा। वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो एक बार बेसिक देख लो क्या है। बेसिक पिक्चर हमारे पास भाई जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन सा है? क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ठीक है भाई, ये बहुत ही इनिशियल स्टडीज में जो मैं बात करना चाहूंगा इसकी कंपोजिशन के बारे में कि इसके अंदर है क्या। ये उस टाइम पे अर्थक्वेक को एनालाइज करने का इतना आइडिया नहीं था, तो साइंटिस्ट ने आइडिया ही लगाया था। क्रस्ट, मैं बात कर रहा हूं कंपोजिशन की कि बनी किससे है। ठीक है, और उसका स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है? लिक्विड है, सॉलिड है, इसकी डेंसिटी क्या है उस जगह पे, इसका प्रेशर क्या है उस जगह पे, टेम्परेचर क्या है, वो सब फर्दर स्टडीज में। लेकिन बेसिक स्टार्टिंग हम एक बार कर रहे हैं। तो देखो भाई, जो क्रस्ट है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है भाई? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैग्नीशियम, सियाल, सिलिकॉन, तेरी चेक कर रहे हो ना, सब किसी में हाँ भर रहा है। और एल्यूमिनियम सबसे ऊपर कौन से है भाई? ये दो मेटल्स पाए जाते हैं। सिम्मा तो नीचे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेंटल में कौन से है भाई विजय? सीमा, सिलिकॉन सेम है, ये Mg है भाई, मैग्नीशियम है। ठीक है, बस ये हमने नोमेनक्लेचर बना रखा है थोड़ा याद करने के लिए। और कोर तीसरा में कौन है भाई? नीफे, ये हैवी मेटल्स है भाई, निकेल और फेरस। अच्छा ऐसा मत समझना कि यहाँ एल्यूमिनियम नहीं है लेकिन बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, या यहाँ आयरन नहीं है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। मतलब मेजर प्रोपोर्शन इन सब का क्या है भाई? मेजर प्रोपोर्शन हम किसको मानते हैं? इन सब को मानते हैं। ये स्टार्टिंग की स्टडी थी भाई। ठीक है भाई, और दूसरा सबसे पहले कंपोजिशन के हिसाब से मॉडल दिया गया। सेम मॉडल किस पे दिया गया? डेंसिटी के हिसाब पे, बस थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया गया। इस बार डेंसिटी के हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या किया ना कि लेयर छोटी बड़ी कर दी। ये देखो इस तरीके की लेयर बना दी। डेंसिटी सेम वही सेम है, सियाल, सीमा और नीफे। ये किसके हिसाब से था? डेंसिटी। इन्होंने ये एक्सपेक्ट कर दिया डेंसिटी के हिसाब से कि क्रस्ट की
चौड़ाई इतनी है, और मेंटल की थोड़ी ज्यादा है और कोर की सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, ये किसने कर दिया? डेंसिटी वाले। इसने एक जनरल आइडिया दिया था, उन्होंने कहा था कि तीनों बराबर बराबर है। लेकिन जब थोड़ी टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ी और हमारे पास अर्थक्वेक वेव्स का डेटा आया, वोल्केनिज्म डेंसिटी कैलकुलेट कैसे किया अर्थ की सर? क्या सर? अर्थ की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की? भाई अर्थ की डेंसिटी हम बेसिकली जो वोल्केनो अंदर से निकल रहा है उसका जो मटेरियल है उसका एनालिसिस हम कर ही सकते हैं। और भी इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जिनसे हम एनालिसिस कर सकते हैं डेंसिटी का। न्यूटन ग्रेविटेशन थ्योरी उसी से किया। चलो इतना डीप में हम नहीं जा रहे, और एस्टिमेट ही है ये, रियल ये है भी नहीं डेंसिटी का भी कुछ। उन्होंने मतलब बेसिकली क्या किया होगा ना कि देखो हम फिजिक्स में नहीं जाना चाहते। न्यूटन ने भी एक्चुअली दिया होगा एक लॉ कि जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो कितनी हाइट पे, मतलब कितनी डेप्थ पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब जी की वैल्यू होती है, उसके हिसाब से लेट से कुछ एस्टिमेशन लगाए हो। लेकिन हमें ज्योग्राफी में उतना कुछ समझना है नहीं, और ये भी कुछ काम का नहीं है, ये हमें सबसे मेन है कि ये याद करना। उसके बाद जो अब हम आते हैं मेन प्रोजेक्ट पे, अभी बिग पिक्चर अभी क्या है। तो भाई देखो अभी हमें दो बातें समझनी है। एक तो कौन कौन है, क्या क्या है, और कितना कितना है। तो उसको मैं देखो एक अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन काट रहा हूं भाई, अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन काट रहा हूं, मतलब इस थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा बेसिक किया। अभी जो मैं चार्ट बना रहा हूं ये आपको याद करना है। और देखो ये भाई अर्थ है, तो हमने एक टुकड़ा इसका काट लिया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये हम क्या मान के चल रहे हैं, अर्थ का क्या है भाई, सेंटर। एक मिनट थोड़ा सा डायग्राम में बना दूं। ठीक तो बन गया। ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत? एग्जैक्ट है। तो ये टोटल कितनी है भाई रेडियस? 6400। अच्छा तो देखो भाई सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर है क्रस्ट, तो ये है क्रस्ट। उसके बाद मेंटल। तो मेंटल देखो, मेंटल को हमने दो सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं भाई, अपर आउटर मेंटल या अपर मेंटल, एक ही बात है। अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ये जो डायग्राम है भाई, इससे प्रीलिम्स में एक सवाल आता ही आता है, ध्यान से देख लेना, इसमें हम सब कुछ समझेंगे। आउटर कोर, इनर कोर, क्रस्ट। क्रस्ट भी देखो भाई दो प्रकार की है। यहां तक तुम्हें कुछ ऊंचा हाइट ऊंची दिख रही होगी और यहाँ नीची। तो ये जो ऊपर वाली क्रस्ट है इसका नाम है भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि देखो ओशियन हाइट में कुछ नीचे होते हैं, उनकी क्रस्ट थोड़ी नीचे से शुरू होगी, और ये है ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है भाई। अच्छा अब हम बात करते हैं, अच्छा इनको तीन सेक्शन में बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया। ये कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। अच्छा क्रस्ट की अपने पास रेडियस कितनी रहेगी भाई? क्रस्ट की तो अप टू 32 टू 40 किलोमीटर। 70 किलोमीटर तक मान लिया। चलो मतलब एग्जैक्ट अगर एनसीईआरटी की बात करें हम 32 से 40, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऐसे 30 से 40 किलोमीटर क्या है, क्रस्ट है। अच्छा मेंटल हमारे पास कितना रहेगा भाई? 2900 तक। कितने तक भाई? 2900 बोल रहा है। 2900 किलोमीटर तक, 2900 तक, ठीक है भाई। ये और 2900 से 6400 तक क्या रहेगा भाई? ये लाइन है अपनी 2900, ठीक है भाई। अच्छा
अगर इनका भी मैं डिवीजन देखूं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रहती है अपनी पूरी, ओशियनिक क्रस्ट रहती है 12 से 13 किलोमीटर की, ठीक है भाई। और 51 किलोमीटर की आउटर कोर। आउटर कोर, ये इनर कोर यहाँ तक कितना रहेगा? 5100 1500 तक, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन हमें बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, 1500 तक, ठीक है, हमने सब पढ़ लिया। अब हम आते हैं बात पे, किस पे? अच्छा, ये जहां जहां भी ये बाउंड्री बन रही है, एक्चुअली में क्या हो रहा है भाई, एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांजिशन हो रहा है। और ये देखो वैसा सा ही काम है कि इसको हम जैसे हम दो खेत हैं, एक खेत से दूसरे खेत में एंटर करते हैं तो यहाँ एक मीड होती है। सेम उसी तरीके से जब हम एक लेयर में दूसरी लेयर में आए तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस हमने कैसे? वेव से पता लगाए हैं, अर्थक्वेक की वेव से। जब वो उतने डिस्टेंस में जाके उन्होंने कुछ चेंज सा महसूस किया, तो साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया कि यहाँ कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, समझ रहे हो? तो उन्हीं का ही नाम क्या दे दिया है भाई साइंटिस्ट ने? डिसकंटिन्यूटी। एक्चुअली में ये थोड़े फीचर इसमें ऊपर वाले जैसे हैं, थोड़े फीचर नीचे वाले जैसे हैं। तो देखो ये जो सभी डिसकंटिन्यूटीज हैं भाई, ये याद करनी बहुत जरूरी है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इनसे पक्का पक्का कोई ना कोई सवाल आता है। तो पहले हम इनकी देखते हैं मेजर वालों की, जैसे कोर की और मेंटल की। कोर और मेंटल के बीच में कौन सी रहेगी? देखो शुरू से शुरू करते हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी रहेगी? क्रस्ट और मेंटल के बीच में सबसे पहले, हम बाद में बड़े डिवीजन देखेंगे। क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो कंटिन्यूटी है वो है मोहोज डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है भाई? मोहोज डिसकंटिन्यूटी। दूसरी, मेंटल और कोर के अंदर कौन सी डिसकंटिन्यूटी है भाई? गुटेनबर्ग, है ना? यही है। देखो ब्रॉड लेवल पे तो ये है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? मेंटल के भी दो डिवीजन कर दिए और कोर के भी दो डिवीजन कर दिए। तो कोर की जो डिसकंटिन्यूटी है इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, वो कौन सी है? लेहमन। इनर कोर का भी नया पार्ट आया। ये देखो मोह का मोहोवरिक होता है वैसे ना? अच्छा, ओके। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी रहेगी? रेपेटी। लोअर और अपर मेंटल के बीच में रहेगी। देखो भाई, दो सबसे पहले दो मेजर थी, क्रस्ट मेंटल के बीच में, मेंटल कोर के बीच में। फिर फर्दर डिवीजन हो गई, मेंटल में भी अपर मेंटल लोअर मेंटल में कुछ डिफरेंस था, आउटर कोर इनर कोर में कुछ डिफरेंस था। कितनी डिसकंटिन्यूटी हो गई अपने पास? 1 2 3 4। ये तो थी लेयरों के बीच में। और अभी जो ये भी हमने एक डिवीजन देखा यहाँ, किसके बीच में? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट के बीच में। ये कौन सी है? क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लो इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास कितनी आ गई? कितनी डिसकंटिन्यूटी आ गई हमारे पास? 5। और ये 5 आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मोरीगुले सबसे आसान दिख रही है, सबका पहला पहला वर्ड ले लो, MOREGULA। तो एक ऐसा बना लो, मोरीगुले, मोरीगुल, कुछ भी बना लो, और मतलब किसी भी तरीके से आपको याद करना है भाई। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करनी। ये जो हमने सारी बातें लिख दी हैं, इनका कॉम्पोजिशन हमने लिख दिया है पहले। तो क्या होता है कॉम्पोजिशन? क्रस्ट किससे बनी है? सियाल, मेंटल सीमा, और कोर। देखो भाई पहले इसको एक बार अच्छे से देख लो। हाँ बताओ। ओके, तो ये डायग्राम हमने अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ का देख लिया। अच्छा, अब दो चीजें हमने समझ ली, क्या क्या? कंपोजिशन क्या है, दूसरा कौन कितना है, और कौन कहाँ है, ठीक है। लेकिन
एक चीज और समझनी है हमें, क्या भाई, कि स्टेट कौन सी है इनकी, लिक्विड है, सॉलिड है या गैसियस है। गैसियस तो चलो क्या ही होगी। तो स्टेट को जो डिटरमाइन करेंगे वो दो फैक्टर है भाई हमारे पास। ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, इसके लिए दो फैक्टर है, एक टेम्परेचर और दूसरा डेंसिटी। प्रेशर भी सर, और डेंसिटी के साइमल्टेनियस ही हमारे पास आएगा प्रेशर, क्योंकि ऊपर से भाई बोझ बढ़ रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही। अच्छा, तो अगर मैं पूरे ही सुपरफिशियल तौर से बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर डेप्थ के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ। और सेम तरीके से मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी भी डेप्थ के साथ क्या होती है, बढ़ती है। और सेम तरीके से मैं बोल सकता हूं प्रेशर भी डेप्थ के साथ क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जितना मास बढ़ता जाएगा उतना ही फोर्स लगेगा, ऊपर से फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। देखो, लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ एक एनोमली आती है भाई। क्या एनोमली आती है, मैं पहले थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि आप देखोगे कि आउटर कोर, देखो होना क्या चाहिए कि नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो इनर कोर क्या होनी चाहिए थी भाई, लिक्विड। बहुत ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ इसमें तो उबल रहा होगा, उबलता हुआ होना चाहिए। और दूसरा टेम्परेचर का अगर मैं थोड़ा सा डेटा आपको बताऊं कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सोचो अगर 32 मीटर पे, मीटर पे या किलोमीटर पे, 32 किलोमीटर पे, 32 किलोमीटर पे एक 32 मीटर पर बॉडी, 32 मीटर पे, किलोमीटर कैसे भाई, किलोमीटर में तो बहुत ज्यादा। 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, अरे थोड़ा सा सोच लो यार, तुम अंडरग्राउंड बनाते हो और नीचे जाते हो तो उसी में टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, वहां तुम्हें एक्स्ट्रा एसी की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। तो डेटा ये है कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, मोटा मोटा राइज हो जाता है। तो सोच के देखो, ये तो 6400 किलोमीटर है। तो अगर मैं करूं 6400 इंटू में, भाई सी सेट भी देना आपको, 72 कुछ किलोमीटर सेल्सियस, 6400 को पहले मीटर में कर लो भाई, इंटू में 1000 अपॉन में, भाई इतनी नॉलेज ना दिखाओ, 5-7 हजार मीटर पर। देखो इन टेम्परेचर हो जाएगा 2 लाख डिग्री सेल्सियस। और क्या बताया हमने, क्या है उसके अंदर, आयरन और निकल। और आयरन निकल का कितना ही होता है, मैक्स टू मैक्स 2500 मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ये 2 लाख हो रहा है। मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, ये हर हालत में लिक्विड में होना चाहिए। तो एक चीज और साइंटिस्ट ने पता लगाई है कि टेम्परेचर लीनियरली नहीं घट रहा, बीच में कुछ ऐसा फेज आता है कि जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद बहुत धीरे धीरे घटने लगता है, मतलब उतनी स्पीड से नहीं घट रहा। मतलब जहां तक वेरिएशन हो जाएगा टेम्परेचर से। हाँ, मतलब ये है कि एक टाइम के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है इंटीरियर ऑफ अर्थ में। अच्छा, टेम्परेचर के लिए कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं भाई टेम्परेचर बढ़ने के लिए? एक तो डेप्थ है ये, फिर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जहां जहां रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे वहां टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म होगा, हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म होगा तो वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। अच्छा, ये हम आगे जो हमारी थ्योरी आएंगी इंटीरियर ऑफ अर्थ की, वहां हम समझेंगे कि किस तरीके से रेडियो एक्टिव से ये जो लेयर होती है यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ज्यादा पाए जाते हैं, उसी वजह से थोड़े डिस्टेंस पे यहीं हमारे पास जो स्टेट होती है वो सेमी मोल्टन हो जाती है। सेमी मोल्टन मतलब ना लिक्विड ना सॉलिड, और इसका नाम हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं और इसके ऊपर क्रस्ट तैरता है, ऐसी मतलब थ्योरीज हैं अभी तक। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि भाई कौन क्या कैसे है और हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है या ये लिक्विड है या सॉलिड है। ये सब समझने के लिए हम साइंटिस्टों ने कहां से पता लगाया, तो उसको पता लगाने के लिए हमें चलना होगा अर्थक्वेक की तरफ और हमें समझना होगा अर्थक्वेक वेव्स को। फिर हम वापिस से यही डायग्राम बनाएंगे
हमारे और थोड़ी क्लैरिटी आएगी दिमाग में। तो हम चलते हैं अब किसकी तरफ, हम पढ़ रहे हैं भाई इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट एविडेंस में हमारा कौन है, अर्थक्वेक। तो यहां हम पूरे अर्थक्वेक टॉपिक को ही डील कर लेंगे भाई। हम क्या कर लेंगे, अर्थक्वेक टॉपिक को ही यहाँ पे डील कर लेंगे। अच्छा, एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि अर्थक्वेक को यहाँ पूरा ही पढ़ लें, लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या है ना, हमने अभी प्लेट टेक्टोनिक्स और वो सब नहीं पढ़ा है। तो मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, इनको समझाना मैं नहीं समझता कि सही है, अगर समझाने गए तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो अर्थक्वेक के कोजेज क्या क्या हैं ये मैं बता देता हूँ, ये बहुत जरूरी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हमें स्टडी में बेसिकली करनी क्या है, अर्थक्वेक वेव्स की हमें स्टडी करनी है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक एक्चुअली है क्या। अर्थक्वेक की एक्चुअली कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अगर बताना चाहूं तो हम सीधा बोल सकते हैं कि रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ विच हैज एन एक्सप्रेशन ऑन सरफेस। मतलब अर्थ के अंदर कोई एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थ के आउटर लेयर पे हमें क्या है, उसकी सेंसेशन महसूस होती है। और उसको महसूस कौन करता है भाई, कोई डिवाइस। कौन सा डिवाइस, सिस्मोग्राफ। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक किस किस वजह से होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 कारण है भाई सबसे बड़ा, प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा हमारे पास कौन सा है भाई, वोल्केनिक, वोल्केनिक। अच्छा, तीसरा कारण क्या है भाई, क्रिस्टल डिफॉर्मेशन। और वैसे तो बहुत सारे अनलिमिटेड कारण है, लेकिन एक सबसे 4 में बाद में बताऊंगा, मेन बताता हूं आपको, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड। तो इसके एग्जांपल, इसका एग्जांपल नंबर 1 तो है अपने पास डैम्स, मतलब उसको बोलते हैं हम RIS, रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। मतलब जो हम डैम्स बनाते हैं उनकी वजह से क्या हो जाए, वजन बढ़ जाए। देखो भाई, जब डैम्स का साइज बहुत बड़ा होता है, उसकी वजह से क्रस्ट पे क्या आता है, एक वेट महसूस करता है। और मतलब बेसिकली होती क्या है कि एक तरफ पानी का भार ज्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। मेजर फैक्टर तो यही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वही देखो, यही काम कौन कर दे, अगर ह्यूमन कर दे तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। क्योंकि जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो अर्थ पे क्या होता है। दूसरा हमारे पास माइनिंग या क्वेरी। तो बेसिकली जो बड़े फैक्टर हैं वो यही है, ठीक है। और भी या कोई ओके विस्फोट के कारण एक्सप्लोजन। हाँ, वो तो माइनिंग में आ गया ना, एक्सप्लोजन कोई भी बम पार्टे से भी। हाँ, एटॉमिक लोकल लेवल पे हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी, मतलब हमने एटॉमिक या न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इनसे भी क्रिस्टल डिफॉर्मेशन होगा। अच्छा, इस RIS का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है भाई, कौन, शिव सागर डैम या कोयना, इसका दूसरा नाम है। कहाँ है भाई, ये महाराष्ट्र में। इसकी वजह से काफी बड़ा अर्थक्वेक आया, ठीक है भाई। तो बेसिकली यही 4 फैक्टर हैं। चौथा मैं बता रहा था तो थोड़ा डीप है, वो आइसोस्टैटिक डिसबैलेंस। भाई देखो, अगर इसको मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं तो सिंपल सी बात ये है कि ये क्रस्ट है, और मान लो इसकी कैपेसिटी 5000 बार की प्रेशर की है, और इसकी 2500 बार के प्रेशर की है। वो डिपेंड करेगा कि नीचे क्या है। और हमने कर दिया उल्टा, यहाँ 5000 लगा दिया, यहाँ 2500 लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, एक बैलेंस बिगड़ जाएगा किसका, अर्थ क्रस्ट का। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि या तो नीचे धंस जाती है, उसकी वजह से एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, डिसबैलेंस की वजह से। तो उसको बोलते हैं आइसोस्टैटिक डिसबैलेंस। ओके, अच्छा, ये सभी हमने अर्थक्वेक को
जब हम समझ गए, सबसे पहले कोई भी अर्थक्वेक आता है तो हम पता लगाते हैं कि भाई किस वजह से आया। ये हमें मदद करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर को टैकल करने में। पुराने टाइम में जब डिजास्टर आता था, अर्थक्वेक आता था, तो हमें कुछ पता ही नहीं रहता कि कैसा आएगा, कहाँ आएगा, इससे बचने के क्या तरीके हैं। वो सब हम समझेंगे जब इसका हमें मैकेनिज्म समझ में आएगा कि अर्थक्वेक ऑपरेट किस तरीके से होता है, तो हमें समझ आएगा। और उसी जो ऑपरेशन होगा उन्हीं में से हम पॉइंट उठा के क्या कर लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं कि एक्चुअल में अर्थक्वेक आता कैसे है। ठीक है भाई, तो देखो भाई, अर्थ के इंटीरियर में कहीं, ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर में कहीं क्या होगा, किसी फोल्डिंग की वजह से, या हम बोल सकते हैं कहीं दो प्लेटें का कोलिजन होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स जो हमने रीजन बताया, या कहीं भी कोई क्रिस्टल डिफॉर्मेशन होगा, कहीं से भी क्या होगा, एक एनर्जी का एक सोर्स बनेगा, या हम कह सकते हैं कि जहां से एनर्जी जनरेट होगी, और वो कहां की तरफ चलेगी, वेव्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ। तो यहीं पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बन गए, एक अर्थक्वेक सैलो, एक अर्थक्वेक डीप। तो जो डीप अर्थक्वेक होगा, अच्छा पहले मैं बता देता हूं, जहां इंटीरियर में, जहां से जिस पॉइंट से एनर्जी जनरेट हुई है, वो पॉइंट कौन सा है, फोकस, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जहां भाई सीधी बात है, जहां से कोई वेव जनरेट होगी तो वहां तक ज्यादा ज्यादा थक जाएगी, क्योंकि बीच में बहुत सारा अपना मटेरियल डिस्टर्बेंसेस है, कोलिजन होंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा, तो उसके वजह से थक जाएगी। अगर यही वेव यहाँ पहुंचेगी, सोच के देखो, तो इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर अर्थ पे जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई, एपिसेंटर रहेगा। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें याद कर लेना। एपिसेंटर ऑन द सरफेस, जहां पे पहुंची है, जस्ट ऊपर किसके, फोकस पे। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया, अर्थक्वेक दो टाइप के बता दिए मैंने, सैलो और डीप। जो सैलो अर्थक्वेक रहेंगे वो ज्यादा डेंजरस रहेंगे भाई, क्योंकि उनका फोकस थोड़ा ऊपर रहेगा, तो उस वजह से उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अच्छा दूसरा, अब मैं तुम्हें यही एक बार अर्थक्वेक शुरू किया तो इसके दोनों स्केल्स बता देता हूँ मापने का। इसको मापने के लिए दो स्केल यूज होते हैं भाई अर्थक्वेक के लिए, रिक्टर स्केल, ये इंटेंसिटी को नापता है भाई, इंटेंसिटी तो नहीं कहना चाहूंगा मैं, ये तो। और दूसरा मर्कैली। देखो ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। कहने का मतलब क्या है, ये आपको बताएगा कि एनर्जी कितनी आई, मतलब एनर्जी का पेरीमीटर कौन बताएगा, रिक्टर स्केल। मतलब ये हमें इंटेंसिटी बताएगा किसकी, वेव्स की। ठीक है भाई, ये भी इंटेंसिटी बताएगा, लेकिन ये इंटेंसिटी बताएगा इंपैक्ट की, कि किसी भी अर्थक्वेक से डैमेज कितना हुआ। समझ रहे हो, मतलब इससे हमें पता लगेगा कि कितने लेवल पे डैमेज हुआ। ये क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव स्केल है, लेकिन रिक्टर स्केल हमें बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। तो इसका स्केल अगर मैं बात करूं तो 1 से 9 होता है, या हम 0 से 9 भी बोल सकते हैं भाई, 0 का मतलब कुछ था ही नहीं। ठीक है, बाकी अगर स्केल वो बात करूं तो 1 से 9 होता है, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 9 सबसे डेंजरस वाला होता है, 1 सबसे लिस्ट डेंजरस होता है। वही मर्कैली स्केल का, अच्छा ये जो है ना रिक्टर स्केल में आपको बताना चाहूंगा, ये आपको लग रहा है कि 1 से 9, मान लो 5 आया तो ठीक है, और 6 आया तो भी ठीक है, मतलब 5-6 में तो क्या ही फर्क है। लेकिन एक्चुअली में ये एक लोगरिथमिक स्केल है, मतलब इसमें इंटेंसिटी 100 टाइम्स बढ़ जाती है। जब एक नंबर हम आगे बढ़ते हैं तो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये एक लोगरिथमिक स्केल है, मतलब नॉन लीनियर स्केल है, लीनियर नहीं है। जैसा तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4, लीनियर नॉन लीनियर इतना बेसिक तो आप समझते ही हो। जो मर्कैली स्केल है अपने पास, मर्कैली स्केल इंटेंसिटी बताता है 1 to 12, रोमन नंबर्स में इसका स्केल डिफाइन किया जाता है। 1 पे मतलब बहुत ही कम डैमेज हुआ, और 12 पे बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ। अच्छा
ओवरऑल अर्थक्वेक का इंपैक्ट इन दोनों स्केल्स को मिला के देखा जाता है। तो देखो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी, लेट से, और ये मैं आपको सीधा सीधा ही बता दूं, इंडिया और जापान का केस है भाई, इंडिया और जापान का केस है। देखो एक हमारे पास कौन सा हो गया, रिक्टर और एक मर्केरी। देखो इंडिया में अगर 6 का आएगा और ये 8 है, और यहां मान लो 8 भी आएगा और ये 7 है, तो देखो भले ही जापान में रिक्टर 8 का आया हो, मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा हो अर्थक्वेक का डैमेज करने का, लेकिन उन्होंने अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट किया, उसकी वजह से डैमेज उनको कम हुआ क्योंकि वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। वहीं अगर इंडिया की बात करूं तो उनका इंटेंसिटी कम थी अर्थक्वेक की, लेकिन वो बहुत ही कम प्रिपेयर्ड थे, इस वजह से डैमेज ज्यादा हुआ। तो इन दोनों को मिला के अर्थक्वेक का ओवरऑल इंपैक्ट देखा जाता है। तो आपको इतना याद करना है कि एक तो स्केल क्या है इनका, और एक इनका पेरीमीटर्स क्या है। ठीक है भाई, इतना हम समझ गए हैं। चलो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। अर्थक्वेक की कोई बात छूटनी नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द स्केल्स एंड द कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक से हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसे समझा। ठीक है भाई, तो देखो कोई भी जब अर्थक्वेक होता है उसमें पहले मैं यहां छोटा सा चार्ट बना के तुम्हें समझा रहा हूं कि अर्थक्वेक, जब भी एक अर्थक्वेक आता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें सबसे पहले बॉडी वेव्स होती हैं भाई। क्या होती हैं? और बॉडी वेव्स होती हैं दो प्रकार की, एक प्राइमरी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है जो पहले आएंगी, और दूसरी सेकेंडरी। ये दोनों क्या है? बॉडी वेव, मतलब ये सरफेस पे आते ही खत्म हो जाएंगी और इन्हीं से यही कन्वर्ट हो जाएंगी सरफेस वेव्स में। ध्यान रखना भाई, यही वेव्स किसमें कन्वर्ट होती है? सरफेस वेव्स कहीं जनरेट नहीं हो रही है, यही वेव्स कन्वर्ट हो रही है किन में? सरफेस वेव्स में। और सरफेस वेव भी हमारे पास दो हैं, एक तो लव वेव्स जिसको हम एल वेव्स बोलते हैं, और अच्छा ये मैं आपको बता दूं, सरफेस वेव्स के जनरेशन का बड़ा कारण एस वेव्स होती है, मतलब सेकेंडरी वेव से ही जनरेट होते हैं। कौन से? सरफेस वेव्स। और दूसरा होता है रेले। ठीक है भाई, मैं फिर से समझाता हूं। एक अर्थक्वेक आता है, अब इसी चित्र को मैं किसमें दर्शा रहा हूं? अपने अर्थक्वेक के डायग्राम में अर्थ पे दर्शा रहा हूं। अच्छा, हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं चला रहा। तो मान लो ये हमारा क्या है भाई? फोकस है। ओके, तो अब क्या होगा ना, चारों तरफ अर्थक्वेक वेव्स फैल जाएंगी। तो मैं एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं, लेट्स से मैंने ये जगह ले ली। ठीक है भाई, तो इस जगह पे सबसे पहले जो वेव पहुंचेगी ना, सबसे पहले जो वेव पहुंचेगी वो कौन सी होगी भाई? नंबर 1 पे पहुंचने वाली वेव कौन सी होगी? इनमें से देख के बताओ मेरे को। सबसे पहले जो वेव पहुंचेगी नंबर 1 पे वो रहेगी पी वेव। तो कभी भी देख लेना, एक भूकंप से पहले आने से पहले हमें हल्के झटके भूकंप के महसूस होते हैं। इसके जस्ट पीछे पीछे कौन आ रहा होगा भाई? एस वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक हम इसके बाद में समझेंगे, लेकिन पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अब ये एस वेव्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी भाई? सरफेस वेव्स में। एस वेव्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एस वेव्स कौन थी? बॉडी वेव थी जो अर्थ के इंटीरियर में चली थी। ये सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एल वेव्स में और रेले में। और ये क्या करेंगे? अर्थ पे डिस्ट्रक्शन करेंगे। अच्छा, तो हम क्या समझ रहे थे भाई? इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इंटीरियर में काम कौन करता है? केवल दो वेव्स, पी और एस। तो इंटीरियर समझने के लिए हमें किसकी जरूरत है? केवल और केवल बॉडी वेव्स की। तो सबसे पहले हम इन प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स को साइंटिस्ट ने देखा और पता लगाया इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। वो बेसिक फिजिक्स हमें समझा देती है। तो यहां मैं पी वेव्स और एस वेव्स के बीच में डिस्टिंक्शन दे रहा हूं, और फिर हम समझेंगे कि इन्होंने ट्रेवल किया इनके अंदर कुछ खास तरीके से, और उस खास तरीके से हमें क्या पता लगा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में।
तो मैं बता देना चाहूंगा भाई पी वेव्स ओके, आपने पढ़ाई होगा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। तो पी वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? नाम नाम उनका बताएंगे भाई विजय। हाँ, अनुदैर्घ्य ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, अनुदैर्घ्य। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में फर्क क्या होता है? मतलब डायरेक्शन ऑस्किलेशन का, जो पार्टिकल ऑस्किलेट करेगा तो डायरेक्शन में करेगा। अच्छा, समझ गया? हैं, इनकी और क्या है? ओके। तो देखो दो प्रकार से मूवमेंट होता है भाई चीजों का। बेसिकली दो प्रकार की वेव्स हमने फिजिक्स में पढ़ी हैं, एक लाइट वेव्स और दूसरी साउंड वेव। साउंड वेव्स कैसे चलती हैं भाई? जैसे अगर मेरे को आप तक बात पहुंचानी है तो मैं कुछ बोलूंगा, वो जाके एक पार्टिकल से टकराएगा, वो फिर आगे आगे पीछे ऑसिलेट होंगे। मतलब वो क्या रहा होगा कि इस तरीके से मोशन, इस मोशन को मतलब मैं अगर शॉर्ट में समझाना चाहूं तो इसमें जिधर पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में क्या मूव कर रही होगी? वेव मूव कर रही होगी। मतलब पार्टिकल और वेव की डायरेक्शन क्या रहेगी? एक ही डायरेक्शन में पैरेलल रहेगी। तो उन वेव्स का नाम क्या है भाई? ट्रांसवर्स वेव। एक मिनट, ठीक है भाई ना भाई रे, अगर पार्टिकल और वेव दोनों कहां कर रही हो? एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो वो कौन सी वेव्स होंगी? पी वेव। मतलब मैं यहां देखो, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। पार्टिकल और वेव दोनों एक ही साइड में ऑसिलेट कर रही हो, तो वो कौन सी वेव्स होंगी भाई? उनको फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें पार्टिकल और वेव का मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा। अच्छा, तो एस में ऐसा क्या होगा? एस में पार्टिकल और वेव का मोशन क्या हो रहा होगा? परपेंडिकुलर हो रहा होगा, ऐसे कुछ हो रहा होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब ये पार्टिकल है, लेट्स से इस पार्टिकल को पकड़ लिया हमने, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट होता रहेगा और वेव देखो आगे बढ़े। से हम एक रस्सी को क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं किसी चीज से बांध के। तो देखो हमें रस्सी ऐसे ऐसे वेव उसमें चलती हुई नजर आएगी, लेकिन पार्टिकल तो वही रहा ना। तो इसमें क्या हो रहा है? पार्टिकल और वेव वेलोसिटी 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रही है। और ये कौन सी वेव? इनका नाम क्या होता है भाई फिजिक्स में? ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, इसमें दोनों एक तरफ ही काम हो रहे हैं, इसीलिए इनमें ट्रैवलिंग में टाइम कम लग रहा होगा। मतलब पार्टिकल सपोर्ट कर रहा है वेव को, इसीलिए इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। पी वेव्स की वेलोसिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। वहीं पे एस वेव्स की वेलोसिटी क्या रहेगी? लोअर रहेगी। किसके कंपैरिजन में? पी वेव्स के कंपैरिजन में। लेकिन वहीं एक बात बताओ मेरे को, एक तो धरती कैसे हिल रही है? हा? एक तो धरती यूं यूं हिल रही है और एक धरती ऊपर नीचे हिल रही है। ये मैं एक बहुत ही बेयर सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पी वेव, एस वेव पी वेव से ज्यादा डेंजरस होती हैं क्या? और वो दोनों के लिए ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव से क्या होती हैं? ज्यादा डेंजरस होती हैं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जो एस वेव्स होती हैं वो मोर डेंजरस होती हैं एज कंपेयर टू पी वेव। ठीक है, तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कंपैरिजन में। चौथी और सबसे विशेष प्रॉपर्टी
जो हमें पता लगी किसके बारे में, yes, एस वेव्स के बारे में। देखो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रॉपरली ट्रांसवर्स नहीं होती, कभी तुम समझ रहे हो, ये हमने एक सिमिलरिटी स्टेब्लिश करी है। तो उसी सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैं बताना चाहूंगा कि ट्रांसवर्स वेव पी वेव जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड yes, और गैस तीनों से ही ट्रेवल कर जाएगी। हाँ, लेकिन जब भी मीडियम चेंज होगा तो इनकी स्पीड कम होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, साउंड वेव्स। ये साइंस एंड टेक का भी सवाल है, लॉन्ग साउंड वेव। तो साउंड वेव्स आपको पता है सबसे ज्यादा किसमें तेजी से ट्रेवल करती हैं, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसियस। तो सेम क्राइटेरिया किसमें फॉलो होगा, पी वेव्स में। पी वेव्स में तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी। वहीं जो एस वेव्स होती हैं वो ओनली एंड ओनली सॉलिड से ट्रेवल करेगी, ये लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखना इस प्रॉपर्टी से अभी हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। फिर से मैं दोनों में अंतर बता रहा हूं। पी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसी होती हैं, एस वेव ट्रांसवर्स वेव जैसी होती हैं, जैसी वर्ड ध्यान रखना भाई, लाइक होती नहीं है एग्जैक्टली। इनकी वेलोसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू एस वेव, ज्यादा डेंजरस एस वेव्स होती हैं। और ये तीनों मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी और ये केवल सॉलिड में ट्रेवल कर पाएगी, लिक्विड में ट्रेवल मतलब लिक्विड मीडियम एस वेव्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब हम अपने डायग्राम पे आते हैं। ये साइड में हमने लिख रखा है। और अभी जो हम समझेंगे वो पी वेव्स को समझेंगे भाई। पी वेव्स के साथ क्या हुआ, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं अपना, वही जो मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है भाई। लेट्स से हमारे एस्थेनोस्फेयर, या हम बोल सकते हैं कि अपर मेंटल से, ये इनर कोर है, आउटर कोर है, ये मेंटल है, ये पूरा मेंटल है। और क्रस्ट तो भाई ये ऊपर वाला लिथोस्फेयर है। तो बेसिकली अर्थ इंटीरियर ऑफ अर्थ से रिलीज हुआ है, तो यहां से कहीं से चली है अपने पास, मेंटल से अपने पास, ठीक है। तो ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूं ये पी वेव्स के लिए बना रहा हूं भाई। इसी में हम एस वेव्स भी बनाने की ट्राई करेंगे, देखते हैं, फिर एक बार अलग से भी डायग्राम बना लेंगे। तो सबसे पहले पी वेव्स की प्रॉपर्टी देख लो भाई, हाई वेलोसिटी है, इसीलिए मैंने बताया सबसे पहले कौन पहुंचेंगी, पी वेव्स पहुंचेंगी सरफेस पे। तो देखो भाई, हमने देखा, क्या देखा हमने देखा कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट हमने मार्क किया। हमने देखा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट जो सेम एंगल बना रहे थे, किसके साथ, इसके साथ, उस पॉइंट के साथ सेम एंगल बना रहे थे, वहां पे वेव बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंची। वो हमने सिस्मोग्राफ की मदद से देखा। फिर हमने देखा सी पॉइंट और सेम टू सेम उधर भाई, क्योंकि यार क्या है, राउंड शेप है मोर और लेस। सी और डी भी हमने क्या देखा भाई कि बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचा, सेम इंटेंसिटी के साथ पहुंचा। इसका मतलब दोनों तरफ ही क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फिर देखो भाई, तीसरा हमने देखा बिल्कुल एक जो लास्ट पॉइंट जहां तक सेम टाइम पे चीजें पहुंची, वो कौन सा था, एफ था। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद हमने देखा यहां तक ए सी ई बी डी एफ बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचे, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसके अंदर जब ये किसी चीज से टकराई, ऐसा लगा हमें, मतलब हुआ ये,
देखो बेसिकली रूल देखो, अब पहले अगर मैं मान लूं कि ऐसा है तो कैसा हुआ होगा, ऐसा सोच लो। क्या बताया मैंने कि सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल तो करेगी, लेकिन जब भी मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी। तो यहाँ देखा हमने, और कुछ डायरेक्शन भी क्या होगी अपनी, चेंज करेगी। तो हमने देखा कि ये जो अगली जो बराबर आई हमारे पास, सेम टाइम पे पहुंचने वाली आई, वो G और H आया। तो हमने देखा E और G के बीच में, E और G के बीच में, E और G के बीच में हमें कोई भी, इधर F और H के बीच में कोई भी वेव्स हमें क्या नहीं हुई, नहीं मिली। तो हमने इन दोनों एंगल्स को नोट कर लिया, क्योंकि हम तो क्या है भाई, हम तो चतुर लोग हैं। तो हमने वो पॉइंट नोट कर लिया कि जहां पे हमें कोई वेव्स नहीं मिली, और जहां तक हमें बिल्कुल यूनिफॉर्म वेव्स मिल रही थी, E और F पॉइंट, तो E और F पॉइंट दोनों ही साइड 105 डिग्री एंगल की बात कर रहे थे हम, और ये भी 105 डिग्री, 105 डिग्री तक बिल्कुल यूनिफॉर्म वेव्स हमें मिली। और इधर E और G के बीच में, मतलब जहां गैप पड़ा, जहां वापस से वेव्स हमें मिलनी शुरू हुई, वो 145 डिग्री था। G और H वाला एंगल कितना था, 145 डिग्री था। मतलब F और H के बीच में कोई भी P वेव्स हमें नहीं मिली। आगे क्या होगा देखना। अच्छा, छोटे छोटे शैडो जोन बनते हैं, लेकिन हमने बताया P वेव्स तो हर जगह महसूस हो रही होगी, क्योंकि कैसा भी मीडियम अंदर हो। देखो हमें P वेव से इतना तो नहीं चल पाया कि कहां कितना चेंज हुआ, लेकिन हमें ये पता लग गया कि हाँ, अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है। अर्थ का इनर में जो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, ये हमें P वेव्स ने बताया। तो अगर स्टेटमेंट आए कि P वेव्स डज नॉट हेल्प इन स्टडिंग द इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहला आइडिया हमने P वेव्स ने दिया, और ये जो एरिया जहां हमें कोई P वेव्स महसूस नहीं हुई, 105 से 145 डिग्री, इसको हम बोल सकते हैं छाया क्षेत्र, या अंग्रेजी में मैं बात करूं तो शैडो जोन। तो शैडो जोन ऑफ P वेव्स क्या रहेगी भाई, 105 डिग्री से 145 के बीच। 105 डिग्री से 145 डिग्री क्या रहेगा, शैडो जोन ऑफ P वेव्स। ठीक है भाई। और P वेव्स मोर और लेस बाकी पूरे अर्थ पे हमें महसूस होगी। छोटे छोटे शैडो जोन काफी जगह बनाएगी, लेकिन मेजर जो शैडो जोन है वो यही है। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं एस वेव, जिनने हमें ज्यादा खास बातें बताई, जिनने हमें पर्टिकुलर चीजें बताई अर्थ के बारे में। अभी देखना भाई, बहुत ही खास बात यहाँ पे हमें बता दूंगी। ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। P वेव्स के बाद कौन आएगी भाई, S वेव। इस बार भी हमने एक बात देखी कि इधर भी A पॉइंट, इधर भी A पॉइंट, इधर भी B पॉइंट, इधर भी B पॉइंट, इधर भी C पॉइंट, इधर भी C पॉइंट, मतलब A B C D E F, मतलब A B C D F में कोई फर्क नहीं, सेम बिल्कुल P जैसी, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले P आ रही है उसी पॉइंट पे, फिर क्या आ जा रही है, S रिकॉर्ड हो रही है सिस्मोग्राफ पे। लेकिन इस बार हमने देखा कि भाई साहब, जो हमारे P के केस में कौन सा था, यहाँ पे G और H था, मतलब ये इस पूरे एरिया में C के बाद हमें कहीं S वेव्स मिली ही नहीं, नो S वेव्स। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, C तक तो कितना था, 105 डिग्री, और इधर भी कितना था, 105 डिग्री। और हमने देखा कि इस 105 डिग्री के बाद कहीं भी क्या नहीं हुई, S वेव्स हमें मिली ही नहीं। इसका मतलब S वेव्स के ना जाने का क्या कारण रहा होगा। S वेव तो हम इधर अपने चार्ट में आए, हमने देखा यार S वेव्स में ऐसा क्या है कि जो, तो हमारा लास्ट और ओनली एंड ओनली वाले पॉइंट पे ध्यान गया कि लिक्विड और गैस होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि आउटर कोर सॉलिड नहीं है भाई,
आउटर कोर सॉलिड नहीं है, मतलब आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। और ये मेजर ब्रेक थ्रू मिला हमें अर्थक्वेक वेव्स की स्टडी से कि हमें पता लगा कि आउटर कोर क्या है भाई, लिक्विड है। तो एस वेव्स की स्टडी ने हमें क्या बताया, आउटर कोर क्या है, लिक्विड। अच्छा, पिछले पी में मैं आपको बताना भूल गया, पी में ऐसा हुआ था कि जब जो परपेंडिकुलर वाली वेव्स थी, पी की जो परपेंडिकुलर वाली वेव्स थी वो ज्यादा फुर्ती से प्राप्त हुई एज कंपेयर टू इनके। तो साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि इनर कोर में कहीं ना कहीं मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और चेंज भी किसकी तरफ हो रहा है, बताया था ना, सॉलिड लिक्विड गैसेज में ऑर्डर है घटने का, मतलब लिक्विड में पी वेव्स भी धीरे ट्रेवल करेंगी, समझ लो। और वेलोसिटी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इनर कोर में क्या है, इनर कोर लिक्विड नहीं है, इनर कोर क्या है, सॉलिड है। तो दो आइडिया हमें पी और उसने दे दिया कि इनर कोर क्या है, सॉलिड है। और अभी तक मेजर जो साइंटिस्ट का मानना है वो यही है कि इनर कोर क्या है, सॉलिड है। इसके पीछे जो आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये है, नंबर एक तो कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर घटना कांस्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, इनर कोर के अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, कौन से, आयरन और निकल, जो जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन वो भी हम एक कारण नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि आयरन और निकल का तो मेल्टिंग पॉइंट कितना ही होगा, 1700 1800 2000 मैक्स टू मैक्स। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर बेसिकली 6000 तक तो आराम से होना ही होना है, चाहे कितना भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ जो लॉजिक दिया जाता है वो कहा जाता है कि इनसाइड में प्रेशर वेरी 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 हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड को लिक्विड में चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड वाले चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है, जिसकी वजह से इनर कोर पे बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से इनर कोर क्या रह जाती है, सॉलिड रह जाती है। तो इन सब स्टडी से, अच्छा ये 105 डिग्री से 105 डिग्री एस का क्या रहेगा, शैडो जोन। तो मैं जो अर्थक्वेक से हमने स्टडी करी उसका एक ब्रीफ सा आपको 4 पॉइंट में नोट डाउन करा देता हूं। देखो भाई, पी वेव से हमें दो बात पता चली, एक तो अर्थ का इंटीरियर यूनिफॉर्म नहीं है, दूसरी बात हमें पता चली कि 105 के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। और तीसरा हमें पता चली जब हमने परपेंडिकुलर वेव्स भेजी तो अंदर क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई, किसकी, पी वेव्स की। अच्छा, एस वेव्स में 105 तक तो नॉर्मल था, लेकिन 105 के बाद हमें कोई भी एस वेव्स नहीं मिली, जिससे हमने आइडिया लगाया कि आउटर कोर क्या रही होगी, लिक्विड रही होगी, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो यहां हमने पी वेव्स का शैडो जोन कितने से कितना था, 105 डिग्री से 145 डिग्री, ये क्या है, शैडो जोन। और इसका शैडो जोन क्या है, 105 डिग्री से 105 डिग्री, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है भाई। अच्छा, इनसे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इनसे हमने दो कंक्लूजन निकाल दिए कि आउटर कोर क्या है भाई, आउटर कोर लिक्विड है, इनर कोर क्या है भाई, इनर कोर सॉलिड है। आर्गुमेंट क्या दिया हमने, प्रेशर वाला। अच्छा, और ये बाहर मेंटल में ट्रेवल कर रही थी, इसका मतलब मेंटल क्या है भाई, सॉलिड है, इसीलिए तो दोनों ट्रेवल कर पाई, ठीक है भाई। तो इन सब आर्गुमेंट को मिला के हमने अब फाइनल हम कंक्लूजन पे आ गए, किसके, इंटीरियर ऑफ अर्थ पे। तो यही था भाई, अर्थक्वेक से हमने कैसे समझा इंटीरियर ऑफ अर्थ को। तो वापिस से हम बना दे रहे हैं क्या, वही डायग्राम। और इस बार हमारे डायग्राम में बहुत सी कंप्लीटनेस आने वाली है, जो पिछली बार हमें नजर नहीं आई थी, ठीक है। ये तो क्रस्ट हो गई, उसके बाद आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है भाई। फिर से हम कर लेते हैं, 32 से 40 तक कौन है भाई, 40 किलोमीटर तक क्रस्ट है। 40 से 2900 तक कौन है भाई,
मेंटल है, और 29 से 6400 तक कौन है भाई? 4 है। अच्छा, हमने ये पॉइंट बताया था कि 5100 पे कौन है? इनर कोर का। ठीक है। अच्छा, अब हमें इनकी स्टेट भी पता लगी। ये स्टेट कौन सी है भाई? इनर कोर की सॉलिड। याद करनी है हमें ये बातें। आउटर कोर क्या है भाई? लिक्विड। ये हमने अब क्विक स्टडीज से पता लगाया। इनर मेंटल क्या है भाई? ये दोनों ही सॉलिड है। लेकिन आगे की स्टडीज में हमें पता लगेगा, जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ कुछ अच्छी बातें, जो एक क्रस्ट है, क्रस्ट वाले रीजन को हम बोलते हैं, जो सॉलिड पार्ट है बाहर वाला, लिथोस्फीयर। इसका हमने नाम दे दिया लिथोस्फीयर। और कुछ क्रस्ट का पार्ट और अपर मेंटल, यहां पे ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड है। और ये किसकी वजह से है? ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से है। जहां पे जनरेट होंगे आगे हमारी थ्योरीज में कन्वेक्टिव करंट, कन्वेक्शन जहां डेवलप होगा, ये जो एरिया है जहां से सारी चीजें ऑपरेट हो रही होंगी, इसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। इसका नाम क्या है? एस्थेनोस्फीयर। अच्छा, सब क्रस्ट तो सॉलिड है ही। चलो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे दोस्तों, क्योंकि थ्योरीज हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसको लेकिन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अब फिर से हम विजय से पूछेंगे। अब क्रस्ट में ये क्या था? कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। तो कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक के बीच में कौन सी बाउंड्री थी भाई? कॉनरैड डिस्कंटिन्यूटी। अच्छा, क्रस्ट और आउटर मेंटल के बीच में कौन सी बाउंड्री थी भाई? मो। आउटर और इनर मेंटल के बीच में कौन सी थी? रेपेटी। इनर मेंटल आउटर मेंटल के बीच में कौन सी थी? गुटेनबर्ग। और आउटर और इनर के बीच में कौन सी थी? लेहमन। खत्म करो। तो ये हमने आज पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लिया। अच्छा, इसका दूसरा टॉपिक क्या है? वोल्केनिज्म है। वोल्केनिज्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम समझेंगे एक दिन तो पक्का। कोई तो वो दिन आएगा जिस दिन हम वोल्केनिज्म भी पढ़ रहे होंगे बड़े अच्छे से। लेकिन अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो मेजर थियरीज का रहेगा, जो हम शुरू करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से। उसके बाद हम समझेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, उसके बाद हम समझेंगे कन्वेक्शन करंट थ्योरी, उसके बाद जो मदद करती है इस्टेब्लिश करने में, ये तीनों थ्योरी मिलके किसको बनाएंगी? प्लेट टेक्टोनिक्स को, जो सबसे ब्रॉड थ्योरी है आज के दिन, जिससे हम सब कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे जो कुछ भी अर्थ पे हो रहा है अभी। ठीक है भाई? तो वो सब देखने के लिए, पता लगाने के लिए कि कैसे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हुए, कैसे इंडिया पहले सदर्न हेमिस्फीयर में था और आज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जिसका नाम है फ्रॉम रिडेम्पशन टू विक्ट्री। थैंक यू वेरी मच।